हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम इलास्टिसिटी में जो रिमेनिंग पार्ट हमारा है थ्योरी में उसको सीखते हैं। एक टॉपिक हमारे पास में है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या मीनिंग है इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ये हमने हेडिंग डाल ली, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है इसको आप सीखते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा इधर वाला, इसको दोबारा लिख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसका मीनिंग अगर आपको समझना हो तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर एक ये क्यूब के शेप का डायग्राम बनाया और इसमें क्या है वो बताता हूं। ये क्यूब बना दिया, इसमें जो इसकी सबसे नीचे की सरफेस है इस सरफेस को हमने फिक्स किया है। जो नीचे की सरफेस हमारे पास में है यहां पर ये इसके नीचे की सरफेस को हमने यहां पर इसको फिक्स किया है और यहां पर हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम ऊपर की तरफ आपने एक फोर्स अप्लाई किया F। तो जब ये फोर्स F अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा। ये जो फोर्स लगाया है ये हमने सरफेस के टेंजेंशनल लगाया है। जिस सरफेस है तो सरफेस के टेंजेंशनल मतलब सरफेस के अलोंग फोर्स लगाया है, जिसके कारण क्या होगा, ये नीचे की सरफेस अगर इसकी फिक्स है तो ये इस तरह से यहां से तिरछा हो जाएगा। कैसे तिरछा हो जाएगा, ये वाला इस तरह से तिरछा बन जाएगा, इस तरीके से। तो यहां पर बच्चों जो है, अगर आपको पूछा जाए कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको समझिए आप। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका सिंबल आप ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इस तरह से लिखा जाता है। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इसमें टेंजेंशनल स्ट्रेस अपॉन इसका जो ये जितना एंगल ये तिरछा होता है यहाँ पर ये थीटा, इसको आप बोलते हैं शियर स्ट्रेन। या स्ट्रेस का दूसरा टेंजेंशनल स्ट्रेस का दूसरा नाम भी होता है, उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लिखिए, शियर SHEAR, शियर स्ट्रेस। शियर मतलब सरफेस के अलोंग जब लगाया जाता है फोर्स तो उससे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, अपॉन शियर स्ट्रेन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है और यहां से इसका मेन फॉर्मूला बन जाएगा जो न्यूमेरिकली आप यूज करेंगे। ये आपके पास फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपके पास थीटा है। यहाँ पर जो थीटा होता है बच्चों ये स्मॉल एंगल है तो इसको आप टेन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। और टेन थीटा अगर आपको फाइंड करना हो तो ये भी आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, ये मान लीजिए यहाँ तक का जो लीनियर इसमें डिस्प्लेसमेंट आया इधर को x, ओरिजिनल लंबाई l, तो टेन थीटा आपके पास में होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x/l। तो यहां से ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा, f l ऊपर चला जाएगा अपॉन a इंटू एक्स। ये आपके पास में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला है बच्चों। ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये भी आपके पास में इसका जो यूनिट होती है वही जो यंग्स मॉडुलस की यूनिट है पास्कल, उसके बराबर होती है, जो कि 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2 होता है। कोई सा भी यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, कोई सा भी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट हो, सबका डायमेंशन सेम, सबकी यूनिट सेम। तो एक ये थ्योरी का टॉपिक इनकम्प्लीट था। एक टॉपिक इसमें और है जिसका ये अक्सर एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है इसके बारे में। एक टॉपिक और है जिसका नाम है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट क्या होता है या इंटर एटॉमिक कांस्टेंट क्या होता है, उसके बारे में आप सीखते हैं।
क्या है इंटर एटॉमिक कांस्टेंट? इंटर एटॉमिक कांस्टेंट। इंटर एटॉमिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों? सिंबल इसका के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप। क्या होता है ये? जैसे आप लोग इस बात को जानते हैं, कोई आपके पास स्प्रिंग गिवन है, स्प्रिंग में को अगर एक तरफ से आप सपोर्ट लगा के दूसरी तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको आप स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं या रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स। तो जो इलास्टिसिटी है इसको भी हम स्प्रिंग मॉडल के बेस पे ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब भी किसी तार को, रबड़ को, वायर को पकड़ के खींचते हैं, खींचने के बाद जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है। ऐसे ही स्प्रिंग को अगर पकड़ के खींच जाओ वो भी वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है। तो बच्चों ये जो फोर्स लगता है F इक्वल टू के एक्स, वहां पर तो के आपके पास में होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पर उस के का नाम होता है इंटर एटॉमिक कांस्टेंट। तो जैसे वहां पर F इक्वल टू के एक्स निकालते हैं तो यहां पर कैसे निकालेंगे? यहां पर जो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है, एक एटम के बीच में जो फोर्स लगा मान लीजिए वो F डैश है, बराबर इंटर एटॉमिक कांस्टेंट इनटू एक एटम के बीच जो दो एटम होंगे नियर बाई उनके बीच की डिस्टेंस कितनी चेंज हो जाती है वो मान लीजिए डेल्टा आर है। जब किसी वायर के ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। वायर की लेंथ बढ़ने का मतलब हो गया कि हर एक एटम के बीच की डिस्टेंस का इंक्रीज होना। तो दो एटम जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस बढ़ जा रही है मान लीजिए कितनी इंक्रीज हो रही है, डेल्टा आर इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास में दो एटम के बीच का एलोंगेशन आ गया। तो इंटर एटॉमिक कांस्टेंट में हमें चाहिए तो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जितना उसमें एलोंगेशन आया है डिस्टेंस में वो कितनी है, डेल्टा आर। तो यहां से इंटर एटॉमिक कांस्टेंट ये निकाल सकते हैं के का जो मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगा ये आप निकालते हैं एफ डैश अपॉन डेल्टा आर से। अब ये एफ डैश क्या है, ये कैसे अप्लाई, हमें कैसे पता लगेगा इस बात का कि जो एटम के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है वो कितना होता है? तो इसके लिए आपको मालूम है जैसे किसी तार को पकड़ के जब आप खींचते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां पर समझिए, मैंने यहां पर जो है एक ये वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है बच्चों, इसका एरिया ए होता है। इसको जब पकड़ के खींचते हैं यहां पर हमने फोर्स अप्लाई करते हैं, इस अप्लाई करने के कारण कितना इसमें एक्सटेंशन आ जाता है, टोटल एक्सटेंशन इसमें डेल्टा एल आता है। इसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी मान लीजिए, एल मान लीजिए। तो इसके अंदर जो भी बच्चों एटम होंगे तो एटमों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी बदल जाती है। आपको पता है जब लंबाई ऐसे खींचेंगे तो ये इसमें जो होता है लेटरल स्ट्रेन भी डेवलप होता है, यानी कि जो रेडियस होती है वो कम हो जाती है तो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी बदल जाती है। तो मान लीजिए ओरिजिनल जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कितनी है, इस एक सरफेस के दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसको बोलते हैं आर नॉट। और ऐसे ही ऊपर वाले जो होंगे इनका भी कितना बच्चों, ये भी आर नॉट। तो एक ये पूरी चेन यहां पर बन जाती है, एक चेन का जो एरिया निकल के आता है वो कितना होता है, वो आर नॉट इंटू आर नॉट करते हैं आर नॉट स्क्वायर। और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास में ए है, अगर एरिया को आर नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ एटम की चेन है वो आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटॉमिक चेन कितनी होगी, ये टोटल एरिया को क्रॉस सेक्शन को इस आर नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास में क्या आएगी, नंबर ऑफ एटॉमिक चेन आएगी। तो यहां पर टोटल अप्लाइड फोर्स एफ है, तो एक पर यूनिट जो आपके पास में ये टोटल अप्लाइड फोर्स को अगर ये नंबर ऑफ एटॉमिक चेन से डिवाइड कर दें तो ये फोर्स आ जाएगा पर यूनिट चेन के ऊपर कितना लगता है, टोटल चेन के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। तो ये आपके पास में यूनिट जो टोटल नंबर ऑफ चेन आपके पास में है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक चेन आपके पास इतनी है, तो इन पे जो फोर्स आपके पास में लगेगा ये आपके पास में इतना होगा।
एफ डैश का मतलब हो गया टोटल अप्लाइड फोर्स अपॉन ये नंबर ऑफ चेन इन यूनिट एरिया। एक तरह से टोटल एरिया को आर नॉट स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चेन आ जाएगी। यानी कि टोटल आपके पास फोर्स एफ है, तो इतनी चेन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये आपके पास एफ डैश इक्वल टू कितना, एफ अपॉन ए आर नॉट स्क्वायर आ गया। तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू आर नॉट का स्क्वायर अपॉन एरिया। ये आपके पास एफ डैश की वैल्यू आ गई। इस एफ डैश की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में यहां पर जब पुट करेंगे तो एफ अपॉन एरिया और आर नॉट स्क्वायर ऊपर है तो आर नॉट स्क्वायर को 2 बार करके लिख लीजिए, आर नॉट इंटू आर नॉट अपॉन डेल्टा आर। यहां पर बच्चों जो ये फॉर्मूला आपके पास में बन के आता है, यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन एरिया, ये आर नॉट को लिखते हैं एल, डेल्टा आर ये डेल्टा एल के बराबर, इनका रेशो आपस में बराबर होता है। आर नॉट अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू एल अपॉन डेल्टा एल। बच्चों ये स्ट्रेन है, ये आपस में बराबर रहेगी। तो यहाँ पर इतना फॉर्मूला ये आपके पास यंग्स मॉडुलस का होता है। तो के का जो मैग्नीट्यूड बनता है ये वाई इंटू आर नॉट के बराबर होता है। आर नॉट आपके पास में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, वाई आपके पास में यंग्स मॉडुलस है, और के आपके पास में जो है इंटर एटॉमिक कांस्टेंट होता है। तो ये बच्चों थ्योरी कंप्लीट हो जाती है इस टॉपिक के बाद में। अब आइए इसके ऊपर हम इससे रिलेटेड जो हमारे PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस के और हमारे नीट एग्जाम के, आइए उनको सीखते हैं।